इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से। बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने बांग्लादेश की मौजूदा परिस्थितियों को लेकर वहां पर शांति सेना भेजे जाने की मांग की है। इस पर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने ममता बनर्जी के बयान को कमतर आंका है। सोमवार को स्टेट गेस्ट हाउस पदमा में राजनयिकों को ब्रीफिंग के बाद सवालों के जवाब देते हुए तौहीद ने ममता बनर्जी की टिप्पणियों को उनकी शैली का विशिष्ट उदाहरण बताया और कहा कि उनके बयान के पीछे का तर्क समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि वो ममता बनर्जी से व्यक्तिगत रूप से परिचित है, उनके घर भी गए हैं, लेकिन उनका मानना है कि उनकी टिप्पणियां सही कदम नहीं थी। पूर्व विदेश सचिव तौहीद ने अपने राजनीतिक करियर के दौरान कोलकाता में बांग्लादेश मिशन में भी काम किया है। उन्होंने कहा, मैं ममता बनर्जी के बयान को उनके लिए खास मानता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया। व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे परिचित हूँ, मैं उनके घर भी गया हूँ। मुझे ही नहीं लगता यह उनके लिए सही कदम है। राजनेता अक्सर राजनीतिक दृष्टिकोण से बयान देते हैं। मेरा मानना है कि इससे पश्चिम बंगाल की राजनीति में उन्हें मदद मिलेगी, लेकिन यह मेरा विचार है। इस ब्रीफिंग में मोहम्मद तौहीद हुसैन ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को भारतीय मीडिया द्वारा फैलाया जा दुष्प्रचार बताया। ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने बांग्लादेशी हिंदू नेता और सनातनी जागरण स्रोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर विशेष रूप से चर्चा की। हिंदू समुदाय के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें लगा कि गलतफहमी की संभावना है। गलत सूचना फैलाने का अक्सर खासकर मीडिया, हालांकि मैं किसी देश के मीडिया का नाम नहीं ले रहा हूँ, जितना संभव हो सके नकारात्मक दृष्टिकोण की ओर कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इसलिए हमारा मानना है कि राजनयिकों यहाँ मौजूद प्रतिनिधियों को स्पष्टीकरण की आवश्यकता है ताकि वे वास्तविक स्थिति को समझ सकें। उनके पास कुछ तंत्र है, लेकिन हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। लगभग सभी लोग यहाँ हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने कहा है कि सांप्रदायिक सद्भाव हमारे समाज का अभिन्न अंग है। सरकार इसे बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। किसी को भी उनकी धार्मिक पहचान के कारण प्रेरित नहीं किया जाएगा और हम यह सुनिश्चित करेंगे। सरकार ने पिछले 4 महीनों में इस संबंध में महत्वपूर्ण सफलता दिखाई है। हालांकि इससे कई अधिक अराजकता की संभावना थी, लेकिन हम स्थिति को नियंत्रित करने में कामयाब रहे। दुर्गा पूजा जैसे त्यौहार शांतिपूर्ण रहे। ऐसा नहीं कि कोई घटना नहीं हुई, एक या दो छोटी घटनाएं हुई, लेकिन ये हर साल होती हैं। जब उनसे पूछा गया कि गलत सूचना के प्रसार के संबंध में किस देश के मीडिया का जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं इस बारे में बस समझता हूँ। मुख्य रूप से भारतीय मीडिया है। हालांकि अन्य मीडिया आउटलेट ने भी भारतीय मीडिया के विचारों को प्रचारित किया है। इस बारे में क्या है, वो भारत सरकार या राजनेताओं को कोई कड़ा संदेश देना चाहते हैं। उन्हें कहा, हम जो संदेश देना चाहते हैं वो यह है कि सरकार किसी भी तरह की सांप्रदायिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। हम सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे। यही संदेश हम सभी को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, कानून अपना काम करेगा। अगर कोई अवस्था फैलाने की कोशिश करता है तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। यह संदेश सभी को दे दिया गया है। अगर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया होती है तो उसका आधिकारिक तौर पर समाधान किया जाएगा। बाकी बातें मैंने सामान्य तरीके से बताई हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज की ब्रीफिंग में मैंने विशेष रूप से भारत के बारे में बात नहीं की, मैंने मीडिया के बारे में बात की है। बैठक में भारतीय उच्चायोग के प्रतिनिधि मौजूद थे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने चिन्मय कृष्णदास के बारे में राजनयिकों को क्या जानकारी दी, तो उन्होंने कहा कि मैंने ब्रीफिंग में चिन्मय ब्रह्मचारी के मामले का उल्लेख किया है। मैंने उनकी गिरफ्तारी से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में बताया। मैंने अदालत द्वारा जमानत देने से इनकार करने के बाद पैदा हुई अव्यवस्था के बारे में बात की। उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए वे विरोध करने में सक्षम थे। हम उन्हें अपनी स्थिति से अवगत कराने में सक्षम हैं और वे निश्चित रूप से अपने देश को इसके बारे में सूचित करेंगे। भारतीय प्रदर्शनकारियों द्वारा सीमा पार करके बांग्लादेश में घुसने के प्रयासों के बारे में सलाहकार ने कहा, मैं इसे उकसावे के रूप में देखता हूँ। कुछ लोग हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हम यह देख सकते हैं कि जब तक वे सीमा पार करने में असमर्थ हैं, हम इसे उकसावे के रूप में देखते रहेंगे। बीएसएफ उन्हें रोकने में सक्षम था। विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं क्योंकि उनके देश के कानून इसकी अनुमति देते हैं, लेकिन सीमा पार करने का मतलब है कानून का उल्लंघन करना और उनसे निपटा जाएगा। आइए हम बात करें सऊदी अरब की। सऊदी अरब के अल जौफ क्षेत्र में कुछ महीने पहले बारिश हुई और ओले भी गिरे। इससे यह मौसम बदला और बर्फ़ की चादर बिछ गई। मौसम का ये बदलाव लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जलवायु विशेषज्ञ इसे चेतावनी मान रहे हैं। अल जौफ में बसंत के मौसम में अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन फिलहाल एक्सपर्ट को लगता है कि जलवायु परिवर्तन के संकेत साफ दिख रहे हैं। एक्सपर्ट ने इसको लेकर कई चिंताएं जाहिर की हैं। आउटलुक की एक रिपोर्ट के मुताबिक अल जौफ अपने सामान्य मौसम, भूजल और उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है। इसे सऊदी का अन्न भंडार कहते हैं क्योंकि यहाँ से बड़ी मात्रा में गेहूँ और जैतून का तेल मिलता है। सऊदी अरब का ज़्यादातर हिस्सा रेगिस्तान और रेत के टीलों से भरा है, लेकिन उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में समुद्र तल से 2600 मीटर ऊपर स्थित तबुक में हर साल बर्फबारी होती है। ये इसकी ऊंचाई और यूरोप और साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण होता है। इसके बावजूद अल जौफ में बर्फबारी से कई सवाल उठे हैं। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ इस क्षेत्र में बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण
भारी और अप्रत्याशित वर्षा पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। सऊदी अरब में जलवायु परिवर्तन के कई प्रभाव देखे जा रहे हैं। सऊदी अरब में अत्यधिक बारिश और जलवायु परिवर्तन पर एक शोध पत्र में कहा गया कि इस क्षेत्र में तेज बारिश में वृद्धि हो रही है, जबकि कम बारिश वाले मौसम में कमी आई है। वहाँ उत्तर पश्चिम, पूर्व और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अत्यधिक बारिश हो रही है। सऊदी अरब में अत्यधिक उच्च तापमान होता है। G20 क्लाइमेट रिस्क एटलस के अनुसार सऊदी में लंबी गर्मी की लहरें होने की संभावना है। समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय कटाव और अत्यधिक मौसम की स्थिति का भी खतरा है। इतना ही नहीं, कृषि, सूखे और भूमि के मरुस्थलीकरण में वृद्धि की भी संभावना है। क्लाइमेट रिस्क एटलस में कहा गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण सऊदी अरब को 2050 तक अपने GDP का लगभग 12.2% नुकसान हो सकता है। पश्चिम एशिया जलवायु से संबंधित प्रभावों के प्रति अब सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। अनुमान बताते हैं कि बढ़ते मौसम तापमान से मौसम के पैटर्न में तेजी से अनियमितता चरम सीमा आ सकती है। बदलती वायुमंडलीय स्थिति के कारण रेगिस्तान में बर्फबारी जैसे असामान्य मौसम की घटनाएं बढ़ सकती हैं। आइए हम बात करते हैं फ्रांस की एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। यूरोप का सबसे शक्तिशाली उत्पाद कहे जाने वाला फ्रांस का चार्ल्स डी गाले परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर भारत आ रहा है। करीब 42,500 टन का यह परमाणु उत्पोत इस महीने के मध्य में यहाँ आ रहा है। वहीं 3 अन्य फ्रांसीसी युद्धपोत भारत आ चुके हैं। अमेरिका के दैत्यकार सुपर कैरियर के बाद केवल फ्रांस ही है जिसके पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। फ्रांस का युद्धपोत ऐसे समय में भारत पहुँच रहा है जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी बढ़ रही है। इस यात्रा को भारत और फ्रांस के बीच बढ़ती दोस्ती के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। वहीं PM मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात के बाद इटली के रक्षा मंत्री भी भारत आ रहे हैं। फ्रांस की युद्धपोत यहाँ भारतीय युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य के साथ अभ्यास कर सकता है। चार्ल्स डी गाले एयरक्राफ्ट कैरियर पर राफेल फाइटर जेट तैनात रहते हैं और इसे परमाणु बम से भी लैस किया जा सकता है। भारतीय नौसेना ने भी राफेल के नौसैनिक वर्जन का ऑर्डर दिया है। भारत जल्द ही फ्रांस को 3 अन्य स्कॉर्पियन पनडुब्बी का भी ऑर्डर दे सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भी फ्रांस का अपना एकमात्र परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर को एशिया में भेजना यह दिखाता है कि वह हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर चिंतित है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव की सबसे बड़ी वजह चीन है, जो दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में लगातार आक्रामकता दिखा रहा है। हालांकि अमेरिका भी पूरी ताकत के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि उसके सबसे करीबी देश जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया इस इलाके में मौजूद है। ताइवान को लेकर भी चिंता बढ़ती जा रही है। फ्रांस का यह बेहद शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में बेहद खास है। इसने साल 2001 में फ्रांस के परंपरागत एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह ली थी। चार्ल्स डी गाले एयरक्राफ्ट कैरियर पर 40 राफेल फाइटर जेट तैनात रहते हैं। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर E-2C हाई आई एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी तैनात रहता है। 1 मिनट में एक फाइटर जेट को लॉन्च करने में सक्षम है। इसका रनवे 195 मीटर है। यह कैरियर परमाणु ऊर्जा से चलता है, तो इस वजह से लंबे समय तक समुद्र में रह सकता है। इसमें बदलाव करके इसे स्कैल्प EG क्रूज मिसाइल और ASMP-A परमाणु मिसाइल से लैस किया गया है। इसमें 2 सरफेस एंटी एयर मिसाइल सिस्टम लगा है ताकि वह दुश्मन के फाइटर जेट और एंटी शिप मिसाइल को तबाह कर सके। आइए बात करें पाकिस्तान के बलूचिस्तान की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री नवाब असलम रईसानी के हालिया बयान ने पाकिस्तान सरकार की चिंता को और बढ़ा दिया है। रईसानी ने कहा कि बलूचिस्तान के अधिकांश लोग पाकिस्तान से स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं और एक बड़ा हिस्सा इस स्वतंत्रता के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। उनका यह बयान इस क्षेत्र में बढ़ती असंतोष और आज़ादी की मांग को दर्शाता है, जो पाकिस्तानी सरकार के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन सकता है। बलूचिस्तान के लोग लंबे समय से पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। यह क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अपने आप में अलग पहचान रखता है और पाकिस्तान के अन्य हिस्सों से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। स्थानीय लोग अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान सरकार ने क्षेत्र के संसाधनों का शोषण किया है, यहाँ के लोगों को उनके अधिकार नहीं दिए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, जैसे गैस, तेल, खनिज और समुद्र तट, लेकिन इन संसाधनों का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में भेजा जाता है और स्थानीय लोग इनसे लाभ नहीं उठा पाते। इसके परिणामस्वरूप बलूचिस्तान के लोग लंबे समय से स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नवाब असलम रईसानी ने हाल ही में एक बयान में कहा, बलूच लोगों का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की स्वतंत्रता के पक्ष में है, वो इस दिशा में सक्रिय रूप से कदम उठा रहे हैं। रईसानी के अनुसार बलूचिस्तान में मौजूदा राष्ट्रवादी दलों का प्रभाव बहुत सीमित हो गया है और इन दलों ने अपनी राजनीतिक महत्ता खो दी है। उन्हें यह भी कहा कि पाकिस्तान सरकार ने बलूचों के अधिकारों की उपेक्षा की है, उनका शोषण किया है, जिससे इस क्षेत्र में असंतोष बढ़ा है। उन्होंने बलूच राष्ट्र को 3 अलग अलग गुटों में बांटा है। पहले गुट में वे लोग शामिल हैं जो बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की सक्रिय रूप से वकालत करते हैं और पाकिस्तान से अलग होने के पक्ष में है।
दूसरा गुट पाकिस्तान सरकार के प्रति वफादार है। इसमें वे लोग शामिल हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थों या सत्ता की इच्छा से प्रेरित हैं। तीसरा गुट उन राष्ट्रवादी दलों का है जो संघ के भीतर स्वायत्ता और संसाधन नियंत्रण की वकालत करते हैं, लेकिन रईसानी ने इसे कमज़ोर और प्रभावहीन बताया। बलूचिस्तान में एक और गंभीर समस्या है जो हाल के वर्षों में बढ़ती जा रही है, वह यह है बलूच युवाओं का ज़बरदस्ती गायब होना। बलूच यकजहती समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में बलूच युवाओं के लापता होने की घटनाओं को उजागर किया। समिति के अनुसार पाकिस्तान के सुरक्षा बलों द्वारा बलूच युवाओं को गायब करने की घटनाएं बढ़ रही है, जिससे उनके परिवारों पर गंभीर मानसिक और शारीरिक दबाव बन रहा है। BYEC के अनुसार कई बलूच युवक गायब हो गए हैं, जिनमें उथल बाजार से बलच बयान नासिर, गुलाब बलूच, लास बेला विश्वविद्यालय के छात्र और सानी बाजार तुर्बत केत से निसार बलूच और सनी बलूच शामिल हैं। इसके अलावा जेवानी ग्वादर से फ़कीर मोहम्मद, दाद मोहम्मद, दुर्जन बलूच और कराची से परवेज समद सिद्दीकी अहमद भी गायब हुए हैं। ये घटनाएं सुरक्षा बलों द्वारा बलूच प्रतिरोधों को कुचलने और दबाने के लिए प्रयासों का हिस्सा मानी जा रही हैं। बलूचिस्तान में बढ़ता असंतोष, जबरन गायब होने की घटनाएं और स्वतंत्रता की बढ़ती मांग पाकिस्तानी सरकार के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। बलूचिस्तान की स्वायत्ता की मांग और पाकिस्तान से अलग होने की भावना क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि को प्रभावित कर सकती है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.